नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया स्ट्रक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा की नई विज्ञप्ति के बारे में। किसी को अनुमान नहीं था कि इतनी जल्दी विज्ञप्ति आ गई है और इसके साथ ही सेकंड ग्रेड की भी विज्ञप्ति आ गई है, जिसका तो अभी एग्जाम भी नहीं हुआ है। सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का तो एग्जाम चलो कुछ दिन पहले हो गया, निपट गए हैं सारे एग्जाम, लेकिन सेकंड ग्रेड का तो अभी पिछली विज्ञप्ति का ही एग्जाम नहीं हुआ है, फिर भी नई वैकेंसी आ गई है। अच्छी बात है, ये लगातार वैकेंसी जानी आती रहनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों को तैयारी बीच में छूटे नहीं और उनको बार बार मौके मिलते रहें। हालांकि पदों की संख्या और हो सकती थी, कुछ सब्जेक्ट के अंदर पदों की संख्या कम है, कुछ सब्जेक्ट के अंदर अच्छी है पदों की संख्या। तो विज्ञप्ति आई है, तैयारी जिनकी लगातार चल रही है या नए सिरे से करने वाले हैं, सबके संबंध में हम बात करेंगे। जो पुराने विद्यार्थी हैं वो एग्जाम पैटर्न वगैरह के बारे में सारी चीजें जानते हैं, उसमें जो बदलते हुए पैटर्न के अनुसार रणनीति में या पाठ्य सामग्री में क्या आप नया कर सकते हैं, क्या अपनी अप्रोच बदल सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। फर्स्ट पेपर की जो बुक लिस्ट है उसके बारे में भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जल्द ही अपलोड कर दूंगा कल तक। और सेकंड पेपर जो आपका हिस्ट्री का है, उसमें इस बार जो पेपर आया है उसके हिसाब से कौन सी किताबें सफिशिएंट होंगे, किस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ बात विज्ञप्ति की कर लेते हैं। 3225 पदों पर यह विज्ञप्ति आई है। 27 दे रखे हैं, इसमें 5-6 तो कोच के दे रखे हैं, बाकी ऊपर अलग अलग सब्जेक्ट है। तो हमेशा जैसा कि मैं कहता हूं, मेरे से पर्सनल किसी ने भी मैसेज किया तो हमेशा जानता है, मेरे से जब विद्यार्थी पूछते हैं कि हम किस विषय में एमए करनी चाहिए स्कोप के हिसाब से, तो मैं उनको राजस्थान में जब विद्यार्थी होते हैं मैं बोलता हूं उनको हिंदी में करनी चाहिए, 2 नंबर पे राजनीति विज्ञान और भूगोल में करनी चाहिए, फिर उसके बाद में इतिहास में करनी चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से पदों की संरचना है, जिस हिसाब से स्कूलों में पद अलॉट हो रहे हैं, वो नियमित रूप से पता चलता रहता है। क्योंकि मैं बातें बताता हूं, विद्यार्थियों को लगता है कि सर गुमराह कर रहे हैं या किसी क्यों ऐसा कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि विद्यार्थी ऐसा सोचते भी क्यों हैं। हालांकि कुछ दूसरे ऐसे लोग भी उनको बहका देते हैं। जैसे मैंने सेकंड ग्रेड के विषय में काफी पहले कहा था कि एसएसटी के पदों की संख्या कम होती जाएगी, बहुत विरोध हुआ मेरा, क्यों किया मुझे नहीं पता। जबकि सच्चाई ये है कि एसएसटी के पद तो समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि सारे स्कूल 12वीं के हो रहे हैं, उनमें आर्ट्स सब स्कूलों में दिया जा रहा है, तो वहां पर 3 जैसे ही आर्ट्स के लेक्चरर आते हैं, वहां पे एसएसटी का पद हट जाता है। यदि राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट यहाँ पे स्कूल में है 12वीं में, तो एसएसटी का पद टूट जाता है। तो एसएसटी के पद तो कम होने हैं, उसमें मैं क्या कर सकता हूं। तो ये बात मैंने जब कही थी तो बहुत विरोध हुआ। ऐसे ही मैं जो विद्यार्थी, मैं खुद इतिहास का शिक्षक हूं, लेकिन जब विद्यार्थी मुझसे पूछते हैं तो मैं कहता हूं कि यदि आपकी रुचि है, देखो सबसे पहले रुचि, यदि रुचि आपकी इकोनॉमिक्स में है तो उसमें कीजिए, पब्लिक एड में है तो उसमें कीजिए, भूगोल में आपकी रुचि है तो उसमें कीजिए। लेकिन यदि आपको लगता है कि रुचि तो मुझे नहीं पता क्या है, कि मैं तो, मेरे लिए तो सारे एक जैसे हैं, तो फिर आपका जो बीए में सब्जेक्ट होते हैं 2-3 सब्जेक्ट, उसके कोशिश यही करनी चाहिए कि आप उसी में से सब्जेक्ट चुन के और किसी विषय से एमए करें। ऐसे विषय से एमए करें जिसमें पदों की संभावना राजस्थान में कम से कम ज्यादा हो। भूगोल वगैरह में वैसे भी और भी ज्यादा स्कोप होते हैं। बाकी हिंदी में हमेशा काफी अच्छे पद आते हैं और इंग्लिश में यहाँ भी अच्छे पद आए हैं, और भविष्य में भी जब जो विद्यार्थी बीए वगैरह भी कर रहे हैं, कभी एमए करें, तो इंग्लिश में आगे काफी पद आया करेंगे, हिंदी की तरह ही, आप ये देखना आने वाले समय में। तो ये अच्छे स्कोप होते हैं। हिस्ट्री भी अच्छा आता है, लेकिन हमेशा इसमें संख्या आपकी ये रहेगी कि पॉलिटिकल और ज्योग्राफी से इसके पदों की संख्या निश्चित रूप से कम ही आती रहेगी। लेकिन हिस्ट्री के पद थोड़े मुझे कम लगे, बाकी तो यहाँ पे कुछ विषयों के पद अच्छे हैं। हिंदी में 710 है, इंग्लिश में 307 है, संस्कृत के 70 है। ये पदों की संख्या देखिए, आप देख सकते हैं। हिस्ट्री के 170 है, पॉलिटी 350, ज्योग्राफी 270, इकोनॉमिक्स के 34 हैं। बाकी देखिए सोशियोलॉजी के 22 हैं, पब्लिक एड के 2 हैं, होम साइंस 70, केमिस्ट्री 177, फिजिक्स के 94, मैथमेटिक्स के काफी कम पद आए हैं 14, बायोलॉजी के 85, कॉमर्स के बहुत बड़ी संख्या में, और काफी अच्छे पद मानूंगा मैं ये कॉमर्स के विद्यार्थियों को भी उम्मीद नहीं होगी कि हमारे इतने पदों पे वैकेंसी आ सकती है, लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ पे वैकेंसी आई है उनके लिए। ड्राइंग के भी देखिए आप 180 पदों पर वैकेंसी आई है। फिर म्यूजिक है, फिजिकल एजुकेशन के लिए भी 73 पदों की वैकेंसी अच्छी मानी जाएगी, और फिर ये अलग अलग गेम्स के लिए कोच के 2-2 1-1 पद है। अब इसके एग्जाम पैटर्न इत्यादि के बारे में तो यदि आप बात करेंगे तो सारी चीजें वही हैं, और फिर भी मैं बेसिक बता देता हूं क्योंकि काफी सारे नए विद्यार्थी हैं और वो भी ये जानना चाहते हैं कि क्या है। बाकी देखिए कोच वगैरह के पद के लिए तो अलग सिस्टम होता है, और बाकी ऊपर के पदों के लिए आपको पता ही है क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड। आपका पीजी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। बीए बीएससी में आपके क्या सब्जेक्ट रहा उससे कोई मैटर नहीं करता, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में है वही मैटर करेगा, बीएड के अंदर आपका सब्जेक्ट क्या है उससे वो भी मैटर नहीं करता, और आपके परसेंटेज कितने हैं वो भी मैटर नहीं करते। सिर्फ पीजी प्लस बीएड, 2 ही चीज याद रखो आप। आपको इसके लिए अंदर क्या चाहिए, एक सेकेंड, आपको इसके अंदर चाहिए पीजी प्लस बीएड। मार्क कर लेते हैं इसको, कुछ थोड़ी बहुत चीजें लिखनी पड़े तो लिख लेते हैं। क्या चाहिए इसमें, पीजी प्लस बीएड, स्नातकोत्तर प्लस आपकी बीएड की डिग्री चाहिए। अब इसमें यदि हम बात करें
ये चीज आपको लिखी हुई मिल जाएगी। शैक्षणिक योग्यताएं कुछ देखिए पद है अलग से, कुछ विशेष विषय हैं उनके अलग से होती है, बाकी सबके लिए क्या होती है, पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाले व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी आपने एमए कर रखी है या बीएड के अंतिम वर्ष में है, आपने बीएड कर रखी है या एमए के अंतिम वर्ष में है, यानी आप अंतिम वर्ष की में सम्मिलित हो रहे हैं, प्रीवियस आपकी हो चुकी है, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप चयन के पात्र कब होंगे, जब इसकी जो एग्जाम जब से शुरू होंगे, पहला एग्जाम जिस दिन से शुरू होगा उस दिन से पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। हालांकि उस पर कोई बैन वैन नहीं होता। यदि आप अंतिम वर्ष में है तो फॉर्म भरिए, आप पेपर देना चाहते हैं पेपर दीजिए। लेकिन यदि फॉर्म भरने के बाद में एग्जाम की जो पहली तारीख है, मान लीजिए एग्जाम इसका शुरू होता है मान लीजिए अभी से मान से अप्रैल में या मई में, जब भी, तो एग्जाम जब होगा उस समय आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। अभी आप अंतिम वर्ष में हैं, क्योंकि ये देखिए इसकी मैं डेट दिखाऊंगा आपको, अगस्त से सितंबर में है, तो अब तक पीछे वाले प्रीवियस के सारे परिणाम आ जाएंगे। जो जो जिनकी प्रीवियस हो गई वो आराम से इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, और फिर आगे एग्जाम लेट होता है तो आप शामिल भी हो जाएंगे। तो वो एग्जाम कब होगा उसके बारे में अभी इन्होंने जानकारी नहीं दी है, उसके बारे में अलग से बात करेंगे। एज ग्रुप देख लीजिए आप, 21 से 40 वर्ष है। 1 जनवरी 2026 के हिसाब से आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है। और इसके अलावा आप यहां देखेंगे राजस्थान राज्य के SC ST, ये इस शब्द पे गौर कीजिए, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग और EWS के लिए 5 साल की छूट है पुरुषों के लिए। इन्हीं वर्गों की महिलाओं के लिए छूट है 10 साल की। फिर उसके बाद में सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला, जनरल की महिला, जनरल के पुरुष को छूट होती नहीं, जनरल की महिला के लिए 5 साल की छूट है। विधवा व परित्यक्ता महिलाओं के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है, किसी भी आयु सीमा की जो महिलाएं हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। बाकी कोई आपके पे कोई भूतपूर्व कैदी है या कोई सेना से संबंधित है, उनके लिए अलग अलग श्रेणियों में यहाँ पे चीजें दे रखी हैं, वो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि सारी विज्ञप्ति पढ़ूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप सबको पता भी है कि क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि पीछे ही वैकेंसी आई हुई है। परीक्षा का स्थान और माह, परीक्षा का स्थान और माह में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए तिथि के संबंध में यथापूर्वक आपको सूचित कर दिया जाएगा। यानी अभी इसके एग्जाम के बारे में किसी प्रकार की कोई एग्जाम डेट की जानकारी नहीं दी गई है, तो एग्जाम डेट के बारे में पृथक से जानकारी आरपीएससी कैलेंडर संशोधित करेगी तो उसमें एग्जाम डेट डाल देगी। आवेदन देखिए कब होंगे, 14 अगस्त से 12 सितंबर के बीच में, तो अभी समय है इसमें, और आराम से आप अपने दस्तावेज वगैरह पूरी करके और इसके आवेदन कर देना। और बाकी आवेदन की प्रक्रिया वगैरह तो आप सभी को पता ही है वैसे, और नहीं भी पता है तो ई मित्र वाले से, लेकिन सबको विज्ञप्ति ठीक से पढ़ के और फिर फॉर्म भरने के लिए जाना चाहिए, नहीं तो गलती कोई और कर देगा, भुगतना आपको पड़ेगा। फिर इसके एग्जाम पैटर्न इत्यादि के बारे में यदि हम बात करें तो सेम वही है, उसमें अंदर मुझे कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं दिखाई देता। यहाँ आप देखेंगे कि आपके 2 पेपर होंगे और दोनों पेपर में मिला कि आपका होने वाले हैं 450 मार्क्स के, जैसा पहले होता था। पहला पेपर 150 अंक का और दूसरा पेपर आपका 300 अंक का, जो कि पूरा विषय का है, थोड़े से उसमें ICT पेडागोजी इत्यादि के आते हैं। इन दोनों को मिला के आपकी 450 मार्क्स का ये पेपर हो गया। ये 5 है 450 मार्क का। एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। यहाँ पे पेपर 1 का सेम वही पैटर्न है। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान और भारत का इतिहास है, उसमें थोड़ा कल्चर के टॉपिक होते हैं, राजस्थान कल्चर के लगभग 15 क्वेश्चन इससे इस बार आए थे। मेंटल एबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और इसके साथ में हिंदी और इंग्लिश का ये पार्ट है, तो 5 क्वेश्चन इसके आते हैं, 5 इसके आते हैं, 10 गणित रीजनिंग के आते हैं, तो इस पार्ट में से आपके 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर उसके बाद में करंट अफेयर्स के लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल साइंस के 5, इंडियन पॉलिटी के 5, ज्योग्राफी और राजस्थान के 10 भी पूछ लेते हैं, हो सकता है कभी 5 भी पूछ लें, तो लगभग 20 क्वेश्चन का इसमें मैटर हो गया। और एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट और ये एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान और RTE वगैरह, इसके लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। कल को ये भी हो सकता है इसके 15 कर दें, यहाँ पे थोड़ा कम कर दें, क्योंकि फिक्स नहीं है, तो लगभग यही पैटर्न रहता है। तो यहाँ पे आपके कुल मिला के 75 क्वेश्चन हो जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है और इस प्रकार से 150 अंक का ये पेपर होता है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये मेरिट में नहीं जुड़ता, कई जो विद्यार्थियों को पता नहीं होता कि हो सकता है ये सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, क्वालिफाई तो करने होते ही हैं, लेकिन मेरिट भी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिलाकर बनती है। इसके बाद में यदि हम बात करें यहाँ पे पेपर 2 की, इसके अंदर आपका सब्जेक्ट सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, और उसके बाद में ICT पेडागोजी, ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में ये थोड़े से क्वेश्चन इसके आते हैं। तो यहाँ पे पूरा आपका मेजर काम रहता है आपके सब्जेक्ट का, तो टोटल यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं वो 150 क्वेश्चन आते हैं।
150 क्वेश्चन और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है और 300 क्वेश्चन का ये आपका पेपर होता है। 300 प्लस ऊपर वाले 150 दोनों को मिलाकर 450 क्वेश्चन में से 450 क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ये अंक है, 450 अंक में से ये मेरिट बनती है। अब इसमें आपको दोनों पेपर को अलग अलग क्वालिफाई करना जरूरी है। क्वालिफाइंग मार्क्स है 40%, एससी और एसटी को छोड़ के आपको 40% लाने होंगे, वहां 5% की छूट है। इसके बाद में देखिए आप नीचे सारी चीजें आपको दी हुई मिल जाएंगी, ऊपर भी दी हुई मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पे यही कुछ दिया, देखें 40%। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40% प्रोवाइडेड दैट द परसेंटेज फिक्स्ड एज अबव शैल बी लेस बाय 5% फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो एससी एंड एसटी के लिए 5% की रियायत है, बाकी को 40% है, इनके लिए 35% है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। और आपको यहाँ पे 2 पेपर आपके हो सकता है सेम डे भी हो जाए, जैसे आता है ना जीके का ग्रुप ए में आता है, फिर उस दिन किसी एक सब्जेक्ट का भी होता है, और हो सकता है आपके 2 दिन में भी हो जाए, 1 दिन के गैप से हो जाए, 2 दिन के गैप से हो जाए, लेकिन पास होते हैं पेपर। ऐसा नहीं है कि एक पेपर कभी हो गया एक कभी हो गया। बाकी जो कोच वगैरह के पद के लिए हैं उनके लिए थोड़ा सा सिस्टम अलग होता है, वो अलग से आप अपना देख सकते हैं। और इस प्रकार ये विज्ञप्ति की सारी बातें हो गई, और इसका जो वन टाइम शुल्क वगैरह है वो आप देख लेना। बाकी विज्ञप्ति एक बार पढ़ लेनी चाहिए, जो भी तैयारी करता है वो फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार विज्ञप्ति देख के अपना फॉर्म अप्लाई करे, तो गलती होने की संभावना कम होती है। तो ये तो बातें ऐसी थी जो ज्यादातर विद्यार्थी पुराने वो जानते ही थे। पदों की संख्या वगैरह आपने विज्ञप्ति में देख ही ली होगी। आप चाहते हैं कि रणनीति के बारे में बताया जाए कि क्या बदलाव किया जाए, किस प्रकार से तैयारी की जाए, तो बिना किसी प्रकार के भ्रम में डाले मैं आपको एकदम सटीकता से बताने की कोशिश करूंगा कि इस आगामी एग्जाम की आप तैयारी कब कर सकते हैं। अब अगले साल के कौन से महीनों में ये परीक्षा होगी अभी पता नहीं है, क्योंकि सितंबर तक तो इसका फॉर्म ही भरे जाएंगे। फिर आरपीएससी कैलेंडर में कब इसको जगह देती है, ये होली के बाद कहीं इसकी संभावना बनेगी, तो उस पर हम चर्चा कर लेंगे। अब वो विद्यार्थी भी कहेंगे कि जो सर हमारी अगले साल पूरी होगी, क्या हम शामिल होंगे या नहीं होंगे। देखो उसका अभी किसी को पता तो है नहीं कि ये एक एग्जाम कब होगा, उससे आपके एग्जाम के बाद में होगा या पहले होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और बार बार आ रही हैं वैकेंसियां, और छोटे पदों पर आई है तो अगले साल फिर एक वैकेंसी, अगले साल इसका पेपर होगा, फिर मेरे को लगता है कि फिर एक वैकेंसी आ जाएगी। तो ऐसा कुछ भी हल्ला मचाने की बात नहीं है। जिनको तैयारी करनी है वो तैयारी करनी है, उनको करते जाइए तैयारी, और वैकेंसियां आती रहेंगी और आप अपनी तैयारी चालू रखेंगे तो आप वैकेंसी आएगी तब उस जो मौका है उसको ग्रैब कर पाएंगे, उसको कैच कर पाएंगे। तो ये सारी विज्ञप्ति की बात हो गई। बाकी पेपर 1 जीके के बारे में और पेपर 2 इतिहास के बारे में जल्द ही रणनीति के लिए बुक लिस्ट के लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा। धन्यवाद।